आज की इस गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय कुछ ऐसा है जो ऑटोमेशन की दुनिया में तहलका मचा रहा है। बिल्कुल। और आज हम N8N की तह तक जाने वाले हैं। सही कहा। इस पूरे विश्लेषण में हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि एक आम बिगिनर से लेकर एक एडवांस्ड N8N डेवलपर बनने तक का जो सफर है, या कह सकते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है। हाँ, उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वर्कफ्लोज कैसे बिल्ड करने चाहिए और A to Z सारी डिटेल्स आज हम कवर करने वाले हैं। और इस सफर को पूरी तरह से ऑथेंटिक रखने के लिए हमने जो जानकारी जुटाई है वो सीधे N8N के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, रेडिट कम्युनिटीज जैसे RN-N8N, बिल्कुल, और YouTube ट्यूटोरियल्स के साथ साथ कुछ बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री एक्सपर्ट ब्लॉग से ली गई है। बेहतरीन। और मैं शुरुआत में ही बता दूं कि हमारा मिशन यहाँ सिर्फ कोई किताबी ज्ञान या थ्योरी देना नहीं है। हम N8N के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे। क्योंकि मकसद उन गलतियों से बचाना है जो प्रोडक्शन में चलते हुए सिस्टम्स को रातों रात तोड़ देती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, एक एक्सपर्ट डेवलपर की तरह सोचने का नजरिया विकसित करना है। तो चलिए एकदम फाउंडेशन से शुरू करते हैं। मैंने अक्सर डेवलपर्स को ज़ेपियर या मेक की जगह NRN की तरफ शिफ्ट होते देखा है। ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल। तो आखिर NRN में ऐसा क्या खास है और एक बिगिनर को इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? अगर इसके कोर की बात करें तो NRN एक ओपन सोर्स और फेयर कोड वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है, जो कि एक विजुअल नोड एडिटर और कस्टम कोड के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस देता है। एग्जैक्टली। Zapier या Make जैसे टूल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन NRN की सबसे बड़ी खासियत है सेल्फ होस्टिंग का विकल्प। मान लीजिए कोई किसी हेल्थ केयर कंपनी या फिनटेक स्टार्टअप के लिए काम कर रहा है, जहां डेटा प्राइवेसी सबसे ऊपर है। जहां डेटा को किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर नहीं भेजा जा सकता। बिल्कुल। ऐसे में NANN को सीधे अपने खुद के सर्वर पर होस्ट किया जा सकता है, जिससे डेटा कभी नेटवर्क से बाहर जाता ही नहीं है। ये तो बहुत ही काम की बात है, खासकर डेटा प्राइवेसी के इस दौर में। लेकिन मैंने कई नए यूजर्स को ये कहते सुना है कि N8N का डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है और शुरुआत में कंफ्यूज करता है। हाँ, डेटा फ्लो प्रिंसिपल, यहीं पर NANN की असल ताकत छुपी है और इसे समझना सबसे जरूरी है। NANN में बहने वाला हर डेटा एक JSON ऑब्जेक्ट्स का एरे होता है। तकनीकी भाषा में वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला स्ट्रक्चर, JSON डॉट की डॉट वैल्यू वाला। सही कहा। इसे आसान भाषा में समझने के लिए सोचिए कि डेटा एक मालगाड़ी है, यानी ट्रेन है, और हर एक आइटम उस ट्रेन का एक डब्बा है। बिल्कुल। अगर 10 यूजर्स का डेटा है तो वो 10 डिब्बों वाली ट्रेन है। एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा सा रोकूंगी। अगर कोई फाइल है, जैसे कोई PDF या इमेज, तो क्या वो भी इसी ट्रेन के डिब्बे में जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, वो उसी डिब्बे में जाएगी, लेकिन एक अलग कंपार्टमेंट में। अच्छा, मतलब JSON डेटा JSON की के तहत रहता है और इमेजेस या फाइल्स बाइनरी की के तहत हैंडल होती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। N8N का हर वर्कफ्लो सिर्फ 3 बुनियादी चीजों पर काम करता है: डेटा इनपुट में लेना, उसे ट्रांसफॉर्म करना और फिर आउटपुट देना। ये ट्रेन वाला उदाहरण बहुत सटीक है। अब जब एक बिगिनर पहली बार N8N खोलता है तो उसे हजारों नोट्स की एक लिस्ट दिखती है जो किसी को भी डरा सकती है। हाँ, वो ब्लैंक कैनवस और इतने सारे ऑप्शंस। तो शुरुआत करने के लिए वे कौन से नोट्स हैं जिन पर सबसे पहले पकड़ बनानी चाहिए? हजारों नोट्स देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत के लिए सिर्फ 5 नोट्स ही 80% काम कर देंगे। सबसे पहला और शायद सबसे अंडररेटेड नोड है स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स? लेकिन ये तो कोई डेटा प्रोसेस नहीं करता। प्रोसेस नहीं करता, लेकिन ये वर्कफ्लो को बचाता है। सोचिए किसी ने एक कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बनाया और 3 महीने बाद उसे दोबारा खोला। तब तक तो इंसान भूल ही जाता है कि कौन सा नोड क्यों लगाया था। एग्जैक्टली। स्टिकी नोट्स डॉक्यूमेंटेशन और टीम कोलैबोरेशन के लिए जीवन रक्षक है। दूसरा नोड है HTTP रिक्वेस्ट। ये तो इंटरनेट से बात करने का दरवाजा है। किसी भी बाहरी API से डेटा लाना हो या भेजना हो, यही काम आता है। और डेटा को बदलने या वेरिएबल्स बनाने के लिए तीसरा नोड है सेट नोड, जिसे अब नए वर्जन्स में एडिट फील्ड्स कहा जाता है। हाँ, इसका काम है डेटा को मैप करना और नए वेरिएबल्स बनाना। चौथा है कोड नोड, जो अपनी कस्टम जावास्क्रिप्ट या पाइथन लिखने की पूरी आजादी देता है। और पांचवा है इफ नोड, जो रास्ते तय करता है। मतलब अगर डेटा में ईमेल है तो दाएं जाओ, नहीं है तो बाएं जाओ। कंडीशनल लॉजिक के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर कोई बिगिनर है और उसे ये 5 नोड समझ आ गए हैं, तो क्या सीधे एक ब्लैंक स्क्रीन पर नोड्स ड्रैग करना शुरू कर देना चाहिए? यही वो गलती है जो अक्सर लोग करते हैं।
एक ब्लैंक कैनवस को देखकर कभी सीधे टूल पर नहीं कूदना चाहिए। तो फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए? एक्सपर्ट डेवलपर्स हमेशा सबसे पहले यूज केस पर ध्यान देते हैं। टूल खोलने से पहले प्रॉब्लम को एक कागज पर या साधारण अंग्रेजी में लिखना चाहिए। उसे 3 से 5 छोटे स्टेप्स में तोड़ना चाहिए। जब पता होगा कि स्टेप 1 में ईमेल पढ़ना है और स्टेप 2 में उसे डेटाबेस में डालना है, तब नोड सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और एक और टिप, हमेशा N8N कम्युनिटी या ऑडिट N8 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टेम्पलेट सर्च करने चाहिए। पहिए को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन है। तो बेसिक नोड्स और डेटा स्ट्रक्चर तो समझ आ गए, लेकिन जब कोई बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल पर आता है तो वो बड़े डेटा के साथ खेलना शुरू करता है। और यही सबसे बड़ी दुविधा पैदा होती है। हाँ, कि डेटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेट नोड चुने या कोड नोड। ये कम्युनिटी में सबसे ज्यादा बहस का विषय रहा है और रेडिट पर एक यूजर ने इस पर एक बहुत ही शानदार टेस्ट किया था। RNN8 पर, जो बेंचमार्क टेस्ट हुआ था। हाँ, उन्होंने 694 आइटम्स के डेटा को प्रोसेस करने का एक टेस्ट सेट किया। जब उन्होंने सेट नोड का इस्तेमाल किया, जिसमें सारे वेरिएबल्स और असाइनमेंट्स किए गए थे, तो उसे प्रोसेस होने में लगभग 582 मिलीसेकंड्स का समय लगा। और जब उसी काम को कोड नोड में किया गया, जब उसी डेटा को कोड नोड में प्योर जावास्क्रिप्ट लिखकर रन किया गया, तो समय लगा सिर्फ 270 मिलीसेकंड्स। लगभग आधे से भी कम समय। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ एक आम डेवलपर के नजरिए से सोच रही हूँ। हम 582 या 270 मिलीसेकंड्स की बात कर रहे हैं। क्या एक सेकंड के कुछ हिस्से का ये फर्क वाकई इतना मायने रखता है कि विजुअल नोट छोड़कर कोड लिखने लग जाए? अगर सिर्फ 10 या 20 आइटम्स प्रोसेस हो रहे हैं तो ये फर्क बिल्कुल मायने नहीं रखता। लेकिन एंटरप्राइज लेवल पर सोचना चाहिए। जैसे अगर वर्कफ्लो हर घंटे 10,000 ई-कॉमर्स ऑर्डर्स को सिंक कर रहा हो। एग्जैक्टली। सेट नोट स्लो इसलिए होता है क्योंकि उसे हर एक आइटम के लिए हर एक एक्सप्रेशन को अलग से पार्स करना पड़ता है। अच्छा। जबकि कोड नोड में N8N की वर्चुअल मशीन सीधे रॉ जावास्क्रिप्ट को एक ही बार में पूरे डेटा पर रन कर देती है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर वर्कफ्लो छोटा है और टीम में ऐसे लोग हैं जो कोड नहीं जानते, तो रीडेबिलिटी के लिए सेट नोड का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर डेटा बहुत बड़ा है, 1000 से ज्यादा आइटम्स हैं और परफॉर्मेंस ही सब कुछ है, तो बिना सोचे कोड नोड का इस्तेमाल करना ये सही रणनीति है। ये हुई ना प्रो लेवल की बात। अब थोड़ा उन चीजों पर आते हैं जो अच्छे खासे डेवलपर्स के भी पसीने छुड़ा देती हैं। डम मिस्टेक्स और बुलेट प्रूफ एरर हैंडलिंग। हाँ, मैंने कई बार देखा है कि लोग जल्दबाजी में API कीज को डायरेक्ट HTTP नोड या कोड नोड में ही टाइप कर देते हैं, जिसे हार्ड कोडेड सीक्रेट्स कहते हैं, और ये एक बहुत भयंकर गलती है। मान लीजिए किसी ने अपना वर्कफ्लो एक्सपोर्ट करके गिटहब पर डाल दिया, तो वो सीक्रेट API की भी उस JSON फाइल के साथ पब्लिक हो जाएगी। N8N में एक बिल्ट इन क्रेडेंशियल मैनेजर होता है जो इन सीक्रेट्स को इनक्रिप्ट करके सुरक्षित रखता है। हमेशा उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और गलती जो मैंने अक्सर नोटिस की है वो है कोड नोड के अंदर साइलेंट फेलियर्स। हाँ, ये बहुत आम है। लोग अक्सर कोड नोड में JSON.parse का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर API से आने वाला डेटा किसी दिन थोड़ा सा भी गलत फॉर्मेट में आ गया, तो वो कोड क्रैश हो जाएगा, और क्योंकि उसे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा गया था, पूरा वर्कफ्लो वहीं रुक जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वो क्रॉन नोड वाली गलती, मतलब टेस्टिंग के लिए शेड्यूलर ऑन छोड़ दिया और आराम से सो रहे हैं, और सुबह उठकर देखते हैं कि क्लाइंट को रात भर में 500 टेस्ट ईमेल्स जा चुके हैं। ये किसी डरावने सपने जैसा है। इसके अलावा लूप टेस्ट करते वक्त एग्जीक्यूट वंस बटन को इग्नोर करना भी बहुत भारी पड़ता है। बिल्कुल, जब लूप्स बन रहे हों और एग्जीक्यूट वर्कफ्लो बटन दबा दिया जाए तो वो पूरे डेटा सेट पर रन हो जाएगा। इसलिए अगर सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं तो नोड के अंदर एग्जीक्यूट वंस टॉगल को ऑन करना चाहिए, ताकि वो सिर्फ पहले आइटम पर टेस्ट हो। तो इन गलतियों से बचा कैसे जाए? मान लीजिए कोई क्रिटिकल वर्कफ्लो चल रहा है और अचानक कोई बाहरी API डाउन हो जाए। सिस्टम तो क्रैश हो जाएगा। यहीं पर एरर हैंडलिंग काम आती है। हर NHN इंस्टेंस में एक एरर ट्रिगर नोड होना चाहिए। बिल्कुल, एक अलग वर्कफ्लो बनाना चाहिए जो सिर्फ तभी ट्रिगर होता है जब कोई दूसरा वर्कफ्लो फेल हो जाए। ये ग्लोबल एरर वर्कफ्लो सीधे स्लैक या ईमेल पर एक अलर्ट भेज देगा कि फला वर्कफ्लो फेल हो गया है, तुरंत चेक करें। लेकिन हर एरर का मतलब ये तो नहीं कि सिस्टम ही खराब है। कई बार सिर्फ नेटवर्क ड्रॉप होता है, जिसे हम ट्रांजिएंट एरर्स कहते हैं। ऐसे API टाइम आउट से निपटने के लिए HTTP रिक्वेस्ट नोड की सेटिंग्स में रीट्राइज ऑन करना चाहिए। लेकिन सिर्फ रीट्राई काफी नहीं है। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ और जिटर भी सेट करना चाहिए।
हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई अपने दोस्त को कॉल कर रहा है और नंबर बिजी है। तो हर सेकंड लगातार कॉल करने से नेटवर्क जैम हो जाएगा। बिल्कुल। इसके बजाय पहले 2 सेकंड इंतजार करें, फिर 4 सेकंड, फिर 8 सेकंड। यही एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ है। और जिटर का मतलब है उस समय में थोड़ा रैंडमनेस डालना, ताकि अगर 100 फेल्ड रिक्वेस्ट्स एक साथ रिट्राई कर रही हो तो वो एक ही मिली सेकेंड पर सर्वर पर हमला ना कर दें। क्या बात है। और मुझे याद आ रहा है एक और कॉन्सेप्ट है आइडेम्पोटेंसी का। ये डेटाबेस ऑपरेशंस में बहुत काम आता है। बहुत ज्यादा। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई प्रोसेस गलती से 2 बार रन हो जाए तो सिस्टम में डुप्लीकेट कचरा जमा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक ही कस्टमर का डेटा 2 बार आ गया। अगर सिर्फ इंसर्ट कमांड यूज हो रही है तो वो 2 अलग-अलग कस्टमर्स बना देगा। इसलिए हमेशा अपसर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अपसर्ट पहले चेक करेगा कि क्या ये कस्टमर पहले से मौजूद है, और अगर हाँ तो वो पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, नया नहीं बनाएगा। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सारी गलतियां एक-एक करके खुद ढूंढनी पड़ेंगी तो एक बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल। auditnd.com नाम का एक फ्री ब्राउजर बेस्ड टूल है। बस अपने वर्कफ्लो को JSON फाइल में एक्सपोर्ट करके वहां ड्रैग ड्रॉप करना है। ये टूल 100 से ज्यादा इश्यूज को ऑटोमेटिकली स्कैन करके बता देगा कि कहाँ क्रेडेंशियल्स हार्ड कोडेड हैं या कहाँ एरर हैंडलिंग मिसिंग है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा एनालिसिस ब्राउजर में लोकली होता है, तो प्राइवेसी का कोई खतरा नहीं है। अब अगर हम थोड़ा और एडवांस लेवल की तरफ बढ़ें तो एक टर्म आती है मॉड्यूलैरिटी। अक्सर लोग शुरुआत में 100 नोड्स वाले विशाल वर्कफ्लोज बना देते हैं, जो दिखने में किसी भूल भुलैया या नूडल्स की प्लेट जैसे लगते हैं। सही कहा। और जब उनमें कोई एक नोड फेल होता है तो उसे डीबग करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने बड़े वर्कफ्लोज को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ना चाहिए। इसके लिए n8n में एग्जीक्यूट सब वर्कफ्लो नोड होता है। इससे मेंटेनेंस आसान हो जाती है और वेबहुक्स बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी ऐप ने वेबहुक पर डेटा भेजा। अगर वर्कफ्लो 2 मिनट तक उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है तो वो थर्ड पार्टी ऐप सोचेगी कि सर्वर डाउन है और वो टाइम आउट दे देगी। इसका हल ये है कि मेन वेबहुक वर्कफ्लो सिर्फ डेटा रिसीव करे, उसे एक सब वर्कफ्लो को पास कर दे और तुरंत थर्ड पार्टी ऐप को 200 ओके का रिस्पांस दे दे। इसके बाद सब वर्कफ्लो बैकग्राउंड में आराम से अपना काम करता रहेगा। इसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल तो AI का दौर है। n8n में भी AI के फीचर्स आ गए हैं। लेकिन AI से वर्कफ्लोज बनवाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? AI बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसे सही निर्देश देना जरूरी है। एक ही बार में एक पैराग्राफ लंबा प्रॉम्प्ट देने के बजाय इटरेशंस में सोचना चाहिए। प्रॉम्प्ट्स बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे ये मत कहिए कि मेरा ईमेल डेटाबेस में डाल दो। उसे कहिए कि जीमेल से लेटेस्ट 10 अनरीड ईमेल्स निकालो, उनका सब्जेक्ट और सेंडर एक्सट्रैक्ट करो और उन्हें गूगल शीट में अपेंड कर दो। मैंने देखा है कि क्लाउड यूजर्स के लिए कोड नोट के अंदर भी एक आस्क AI टैब होता है। हाँ, वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। वो क्या? जब उस AI से नया कोड जनरेट करवाया जाता है तो वो पहले से लिखे हुए पूरे कोड को ओवरराइट कर देता है। ओहो, इसलिए हमेशा अपने पुराने कोड का बैकअप कॉपी करके रखना चाहिए, वरना घंटों की मेहनत 1 सेकंड में गायब हो सकती है। बिल्कुल। चलिए अब हम इस चर्चा के सबसे पीक पर आते हैं, स्केल और सिक्योरिटी। यानी एक एंटरप्राइज लेवल पर सोचना। जब वर्कफ्लो सिर्फ कुछ ईमेल्स नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का बिजनेस प्रोसेस हैंडल कर रहे हों। जब उस लेवल पर पहुंचते हैं तो वर्कफ्लोज को सिर्फ विजुअल डायग्राम्स नहीं बल्कि वर्कफ्लोज एज कोड की तरह ट्रीट करना पड़ता है। इसका मतलब है गिट इंटीग्रेशन और n8n के CLI टूल्स का इस्तेमाल करना, जैसे npm run pull या push कमांड्स। वर्कफ्लोज को JSON फाइल्स के रूप में GitHub या GitLab जैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम में रखना। इससे पूरी टीम एक साथ काम कर सकती है और अगर कल को कोई वर्कफ्लो टूट जाता है तो एक क्लिक में पिछले वर्जन पर रोल बैक किया जा सकता है। ये तो हुई मैनेजमेंट की बात, लेकिन जब डेटा का वॉल्यूम अचानक से बढ़ने लगे, मान लीजिए कोई सेल आ गई और हजारों रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो स्केल कैसे किया जाए? बाय डिफॉल्ट n8n एक SQL लाइट डेटाबेस का इस्तेमाल करता है जो सिंगल फाइल्स के लिए अच्छा है। लेकिन जब बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ डेटा लिखने की कोशिश करते हैं तो वो लॉक हो जाता है। इसलिए जब डेटा बढ़ने लगे तो सबसे पहला कदम है पोस्टग्रेस जैसे मजबूत डेटाबेस पर शिफ्ट होना। और क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है भारी ट्रैफिक को हैंडल करने का? हाँ, और वो सबसे एडवांस तरीका है क्यू मोड। इसे डॉकर के अंदर रेडिस या बुल के साथ इनेबल किया जा सकता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का किचन है। मेन 8 सर्वर वो वेटर है
जो सिर्फ ऑर्डर लेता है और किचन की टिकट रेल पे चिपका देता है। और पीछे कई सारे वर्कर नोड्स शेफ की तरह खड़े हैं। जैसे ही कोई वर्कर फ्री होता है वो टिकट उठाता है और काम शुरू कर देता है। इससे काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मेन सिस्टम कभी क्रैश नहीं होता। लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं अगर सिस्टम सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी के नजरिए से सबसे पहले तो अगर डॉकर इस्तेमाल हो रहा है तो कंटेनर्स को कभी भी प्रिविलेज्ड मोड में रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि उस कंटेनर को मेन सर्वर का पूरा एक्सेस मिल रहा है। अगर किसी हैकर ने A10 के अंदर कोई कमी ढूंढ ली तो वो पूरे सर्वर को हैक कर लेगा। दूसरा बड़ा नियम है कि ATN एडिटर को कभी भी सीधे पब्लिक इंटरनेट पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए Cloudflare या Nginx जैसे रिवर्स प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉक्सी सर्वर और इंटरनेट के बीच एक दीवार की तरह काम करती है और इसमें IP वाइट लिस्टिंग लगाई जा सकती है ताकि सिर्फ ऑफिस के नेटवर्क से ही एडिटर खुले। साथ में बेसिक ऑथेंटिकेशन की एक एक्स्ट्रा लेयर भी। और वेबहुक्स की सिक्योरिटी के बारे में क्या? लोग सोचते हैं कि वेबहुक का URL इतना लंबा है कि कोई उसे गैस नहीं कर सकता। इसे सिक्योरिटी बाय ऑब्सक्योरिटी कहते हैं और ये सबसे खराब तरीका है। भले ही URL गैस करना मुश्किल हो, लेकिन अगर वो URL किसी लॉग फाइल में आ गया तो कोई भी उस पे फेक डेटा भेज सकता है। इसलिए वेबहुक्स में हमेशा बियरर टोकन्स या हेडर वैलिडेशन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और सिक्योरिटी की उस सबसे बड़ी टिप के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसके ना होने पर कई डेवलपर्स की रात की नींद उड़ चुकी है। एन्क्रिप्शन की। सर्वर पर .nnn फोल्डर के अंदर एक 32 हेक्स कैरेक्टर्स की मास्टर की होती है। जितने भी पासवर्ड्स या API कीज हैं वे सब इसी मास्टर की से एन्क्रिप्ट होकर डेटाबेस में सेव होते हैं। इसका सुरक्षित बैकअप लेना दुनिया का सबसे जरूरी काम है। अगर सर्वर क्रैश हो गया और डेटाबेस तो रिस्टोर कर लिया, लेकिन ये मास्टर की खो दी तो सारे क्रेडेंशियल्स डिक्रिप्ट नहीं हो पाएंगे। सारे अकाउंट्स और पासवर्ड्स दोबारा से लिंक करने पड़ेंगे। बाप रे, ये तो सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो आज की इस विस्तार से भरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने फाउंडेशन से शुरुआत की। हमने समझा कि N8N का JSON एरे डेटा स्ट्रक्चर ट्रेन के डिब्बों की तरह कैसे काम करता है। फिर हमने देखा कि छोटे काम के लिए सेट नोड और भारी डेटा के लिए कोड नोड का चुनाव कैसे करें। उसके बाद हमने डम मिस्टेक्स और एरर हैंडलिंग पर बात की। कैसे ट्राई कैच का इस्तेमाल करें, कैसे रीट्राइज और जिटर के जरिए सिस्टम को फेल होने से बचाएं और अपसर्ट के जरिए डेटाबेस को साफ रखें। मॉड्यूलैरिटी के लिए सब वर्कफ्लोज बनाएं और AI को सही प्रॉम्प्ट देना सीखा। और अंत में हमने एंटरप्राइज लेवल की बातें की। पोस्टग्रेस और QMod के साथ सिस्टम को स्केल करना, रिवर्स प्रॉक्सी लगाना और इंक्रिप्शन की को संभाल कर रखना। सच में एक अच्छा डेवलपर सिर्फ नोड्स को आपस में कनेक्ट नहीं करता, बल्कि वो ऐसे रिलायबल सिस्टम्स डिजाइन करता है जो कभी फेल ना हो। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को भविष्य के नजरिए से देखें तो मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अब जबकि N8N के अंदर लैन चेन, MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल और नेटिव इवैल्यूएशन नोड्स आ चुके हैं, तो ऑटोमेशन का भविष्य क्या होगा? सोचिए अगर हम एक ऑटोनोमस AI एजेंट को उसके खुद के N8N इंस्टेंस का पूरा कंट्रोल दे दें। मतलब एक AI खुद N8N चला रहा है। क्या वो एजेंट अपने आप नए यूज केसेस सोचेगा? क्या वो खुद ही नोट्स ड्रैग करेगा, कोड लिखेगा और अगर कोई API फेल हो गई तो क्या वो खुद ही उस एरर को फिक्स भी कर लेगा? ये सच में दिमाग को हिला देने वाला विचार है। क्या आने वाले भविष्य में वर्कफ्लोज बनाने के लिए हम जैसे डेवलपर्स की कोई जरूरत ही बचेगी? या फिर ऑटोमेशन का ये ऑर्केस्ट्रेटर इतना समझदार हो जाएगा कि वो खुद ही अपने आप को ऑर्केस्ट्रेट करने लगेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या हम ऑटोमेशन के उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां मशीनें खुद अपना ऑटोमेशन लिखेंगी? सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। आज के इस शानदार और तकनीकी गहराई से भरी चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए, नए सिस्टम्स बनाते रहिए और भविष्य की तकनीक के लिए खुद को तैयार रखिए।